नमस्कार साथियों, एनआईओएस का कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम आपके साथ में तरह तरह के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही प्रकार के कार्यक्रमों के साथ में जुड़े रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, उसमें भी आपका जो रोगों से बचाव एवं आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को कैसे करना चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा, विशेष रूप से उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ के कारण उनकी जो आँखों में जो समस्याएं हो जाती हैं, उनकी जो बीमारियां हो जाती हैं, तो ब्लाइंडिंग इन डायबिटिक पेशेंट्स ये ख़ास तौर से बड़ी प्रॉब्लम आती है जो डायबिटीज़ होती है जिन लोगों को। तो ये हेल्थ वर्कर उनके लिए किस तरह से गाइड करेंगे, किस तरह से उनको सही अस्पताल को एक उपयुक्त इलाज कराने के लिए अच्छे डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे जो आई स्पेशलिस्ट होंगे। तो इस तरह से ये जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र त्यागी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, एमडी एम्स। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप रेटिना स्पेशलिस्ट हैं और वेदांता नेत्रालय से आप हैं, जो सर्जन भी हैं आइज़ के। तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट के साथ में उनके बड़े बड़े एक्सपीरियंस रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों की ओर से, अपने स्टूडेंट्स की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप आज हमारे स्टूडेंट्स को देंगे। तो डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पहला प्रश्न यही करूंगा कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन डायबिटिक लोगों के बीच में ये आँखों की समस्या, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता डायबिटीज होने के बाद में आँखों की समस्या किस स्टेज पर आती है और क्यों आती है। जो आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ से जो आँखों में बीमारी हो जाती है और जिससे अंधेपन की समस्या आज की युग में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो डायबिटीज़, जिस तरह का आज का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना पीना है, डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास हैं वर्ल्ड में। 2017 में जो एक सर्वे हुआ, उसमें 60 मिलियन डायबिटिक्स इंडिया में थे और ये अभी लग रहा है कि 2025 या 30 तक ये संख्या डबल हो जाएगी। और जब ये संख्या डबल होगी और इन डायबिटिक पेशेंट के 20% पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जो कि शुगर से होने वाली आँख की बीमारी होती है। जब भी अभी होती कब है, नॉर्मली दो तरह की डायबिटीज़ हमारे लोगों में, पेशेंट मरीजों में होती है। एक होती है टाइप 1 जो कि यंग पेशेंट्स में होती है, एक होती है टाइप 2 जो कि 50 के बाद होती है। तो यंग पेशेंट में तो नॉर्मली जो किसी को डायबिटीज़ है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहा है तो तकरीबन 10 साल के बाद आँख पे शुगर का असर आता है। और जो 50 के बाद होती है, जो डायबिटीज़ होती है, उसमें तकरीबन 5 साल के बाद डायबिटीज़ का असर आँखों पे आना शुरू हो जाता है। असर क्यों आता है और कहाँ आता है? आँख में भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट हैं। तो आगे से शुरू करें तो कॉर्निया, लेंस और रेटिना, जिसे पर्दा कहते हैं। ये पर्दा एक तरह से जैसे कैमरा होता है, कैमरे की जो हम रील डालते हैं, जो पीछे रोल जो डालते हैं, उसी की तरह ही आँख में काम करता है। इमेज लेंस से जाके उसी पर्दे पे बनती है। अगर इस पर्दे में कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि एक नस का हिस्सा है, न्यूरोलॉजिकल पार्ट है हमारी आईज का, तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो कि वापस रिकवर नहीं की जा सकती। और शुगर की बीमारी से ज़्यादातर असर इसी आँख के पर्दे पे पड़ता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, साइट थ्रेटनिंग है, ब्लाइंडनेस कर सकती है। और जो आँखों के पर्दे की छोटी छोटी खून की नसें हैं, माइक्रोएंजियोपैथी, पर्दे की जो छोटी नसें हैं, उनको प्रभावित करती है शुगर के बढ़ने की वजह से। मेनली डायबिटीज़ के साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर, किडनी की बीमारी, हार्ट की डिसीज़ है, तो ये असर आँख पे और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी जैसे मैं बताया रेटिना के बारे में, मेनली पर्दे को ही अफेक्ट करता है। टोटल नंबर अगर हम देखें कि डायबिटीज़ की जो आज से आँख की जो बीमारी हो रही है, कितनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है,
अभी मैंने बताया कि इंडिया में तकरीबन 60 मिलियन है, 285 मिलियन तकरीबन पूरे देश में डायबिटीज़, पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ की पेशेंट्स हैं, और 1.8 मिलियन ऑफ द 37 मिलियन केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस जो संसार में है, 1.8 मिलियन डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की वजह से है। ताकि टोटल 4% ऑफ टोटल ब्लाइंडनेस इज़ बिकॉज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। किसी भी एज स्टेज पर अगर किसी भी देश में टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज़ हैं तो अराउंड 30% मरीजों को शुगर से आँख में होने वाली बीमारी हो सकती है। हर तीसरे डायबिटीज़ को में से एक को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि खाली इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि रेटिना इतना सेंसिटिव पार्ट है, अगर इसका सही समय पे हम इस बीमारी को डिटेक्ट ना कर पाए और सही समय पे इलाज ना कर पाए तो हम ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है डायबिटिक रेटिनोपैथी की समाज में, गांव में, शहर में अवेयरनेस पहुँचाना। लोगों को पता ही नहीं है कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे अपने आँख की जाँच करानी चाहिए। नॉर्मली हमारी ओपीडीज़ में हम क्लिनिक में देखते हैं कि पेशेंट कब आ रहा है, जब वो बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी रोशनी खो चुकी है। और अगर वो अर्ली स्टेज में ही समय समय पर अपनी स्क्रीन कराता रहे और उसको इस बात की अवेयरनेस हो कि हाँ मेरी डायबिटीज़ में 1 साल या 6 महीने में मुझे नॉर्मली मेरी आँख में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आँख के पर्दे की जाँच करानी है, तो हम सही समय पर डिटेक्ट कर लें। तकरीबन ये स्टडी में भी पाया है और हम भी देखते हैं 90% ऑफ पेशेंट की जो सीवियर विजुअल लॉस है उसको हम बचा सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक आई डिसीज़ की अवेयरनेस के लिए जगह जगह डिफरेंट प्रोग्राम चलाने, जो कि बहुत स्तर पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी चला रही है, हम इंडिविजुअल हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। हमारी जो आई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है AIOS, उसने भी पिछले 5 साल से डायबिटिक रेटिनोपैथी की अवेयरनेस फैलाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि लोगों को जो समस्याएं हैं वो जब आ जाती हैं तब लोग आपके पास में आते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एक हमें ये बात जाननी चाहिए कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको लगभग 10-12 साल के बाद में ब्लाइंडनेस या इस तरह की आँखों की बीमारी उन्हें आती है। तो ये उन सभी लोगों को भी जानने की ज़रूरत है, साथ में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को ये डायबिटीज़ हो जाती है तो उनको चाहिए समय समय पर अपनी आँखों का चेकअप ज़रूर कराते रहें, क्योंकि ये समस्या आने से पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, आप जैसे कि कह रहे हैं कि लोगों को चेकअप करा लेना चाहिए और रेटिना और ये जो प्रॉब्लम इससे पहले बढ़े, रेटिना में कोई प्रॉब्लम बढ़े या कोई किसी तरह की समस्या आए, उससे पहले चेकअप हो जाता है हमारा तो बहुत जल्दी से उसको हम रिकवर इलाज कर सकते हैं। तो जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम रखते हैं उनको ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि वो टाइम से इलाज करा लें। हाँ, इसकी बात की में एक अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट, नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट, आपको कोई भी आँख की प्रॉब्लम नहीं है और आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो साल में एक बार आप नॉर्मल आँखों की जांच कराएं और पर्दे की जांच जरूर करानी है। वहाँ जाके कहीं भी जगह रेटिना एक्सपर्ट आजकल हद कम है, लेकिन हर सिटीज़ में आप पहुँच चुके हैं, धीरे धीरे हर सिटी में पहुँच रहे हैं, तो आपको पर्दे की जांच करानी है। फिजिशियन के पास भी फैसिलिटी हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह ये मशीन जो होती हैं, रेटिना फंडस कैमरा कहते हैं, उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट फिजिशियन के पास ही जाते हैं, वो आई के ज़रा ध्यान देते नहीं हैं, तो हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हम चलाएँ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम देखें कि भी डायबिटिक पेशेंट में अभी आपने जैसे बताया कि 10 साल बाद, लेकिन जो अगर 50 साल के बाद शुगर होती है उसमें 5 साल के बाद ही हमें शुरू कर देना चाहिए अपने आँखों की जांच कराने। कई बार तो 5% एक ऐसे मरीज़ हैं कि उन्हें शुगर का ही तब पता चला जब वो हमारे पास आए, हमने बताया कि आपके पर्दे में शुगर की बीमारी हो गई है और आपको, तो उन्हें 5 साल से पता ही नहीं था कि हमें शुगर की बीमारी है। जब उनकी आँख की रोशनी कम हुई, हमारे पास आए, तो हमने बताया कि आपको तो शुगर की वजह से आँख में दिक्कत हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़, वो लैग पीरियड रह जाता है कि लोगों को अपना जीवन जी रहे हैं, जब आँख में 5 साल तक शुगर चल रही है अंदर तब पता चला। तो इनकी अवेयरनेस हमें फैलानी है। दूसरा आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि किस तरह से हम इस डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली, इस आँख से होने वाली बीमारी को रोक सकते हैं, इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें हमें कम करना चाहिए। पहला रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज़ कंट्रोल। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कंट्रोल है तो 70% चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी रुक जाते हैं। आप 10 साल अगर आपने कोई डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करा
टाइप 1 डायबिटीज़ है, कोई यंग है जिसको 20 साल की 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गई है, तो 30 साल बाद 90% लोगों में डायबिटिक का असर आंखों पे आ ही जाता है। अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो 70% चांस है कि आपका असर आंखों पे नहीं आएगा। एक तो डायबिटीज़ कंट्रोल, उसमें आपको समय समय पर फिजिशियन से जांच करानी है, सही समय पर मेडिसिन लेनी है, अपना लाइफस्टाइल बदलना है, अदर रिस्क फैक्टर जैसे हैं स्मोकिंग को साथ में कंट्रोल करना है। और तीसरा, अगर आपको साथ में ब्लड प्रेशर भी है तो उसको भी कंट्रोल करना है कि अगर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेंगे तो, क्योंकि जो शुगर से होने वाली आँख के पर्दे की बीमारी है किन को अफेक्ट करती है, ज़्यादातर छोटे छोटे खून की नसों को। अगर ब्लड प्रेशर भी साथ में है तो ज़्यादा अफेक्ट और बढ़ जाएगा। तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ से किडनी का इफेक्ट आता है, आप किडनी की डिसीज़ को कंट्रोल करें। तीनों चीज़ों को साथ साथ कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, समय समय पर पर्दे की और आँखों की जांच कराएं, तो मूलतः आप अपनी आँख में जो शुगर से वजह आपकी बीमारी हो सकती है या आप अंधेपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि यह डायबिटीज़ किसी को है तो एक नहीं कई कई बीमारियां उसके साथ हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर की उसको प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में उसको किडनी से संबंधित डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ये डिसऑर्डर्स होने की वजह से और बड़ी समस्या हो जाती है, और आँखों की जो समस्या है वो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ मुझे लगा जो एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लोगों को कई बार तब पता चलता है जब वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आई से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, मेरे को कम दिखाई दे रहा है, मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब आप टेस्ट करके बताते हैं कि आपको तो डायबिटीज़ भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हालांकि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है डायबिटीज़, और इस डायबिटीज़ के होने से पहले यदि हम जो अपने रूटीन चेकअप्स जो कराते हैं वो कराते रहें तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारा शुगर लेवल क्या चल रहा है। और अपनी लाइफ स्टाइल पर भी विशेष रूप से आप ध्यान दें, आप उसको इतना अफेक्टेड ना होने दें, इतना ज़्यादा उस पर मतलब हावी ना होने दें अपने कामकाज को कि आपको कोई बीमारी हो। उससे बचने के लिए तमाम और भी तरीके हम बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनको खास तौर से ये जानना चाहिए कि यदि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए, और यदि किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी आई चेकअप के लिए उसको सही चिकित्सालय में, जहाँ पर इस तरह की जांच वगैरह होती है, आई से संबंधित जो नेत्रालय हैं वहाँ पर उनको भेजा जा सके। जी डॉक्टर साहब। दूसरा पॉइंट ये मैं आगे मैं शुरू करूँगा कि किस तरह से शुगर आँख को असर करती है। शुगर की वजह से आँख में एक केमिकल जो बनता है ग्लूकोज से, सोर्बिटोल, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। सोर्बिटोल एक्यूमुलेट हो जाता है तो जितने भी ब्लड में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, नए केमिकल्स निकलते हैं। उसके अलावा जो ब्लड है, आरबीसी सेल्स हैं, उनका फ्लो कम, उनकी शेप बदल जाती है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड क्लॉट होने लगता है। जब जो भी ब्लड क्लॉट होने लगेगा और जो ये वेसल्स हैं, जो सोर्बिटोल है, ये इन वेसल्स को अफेक्ट करता है तो वो लीक करने लगती हैं। तो जब वो लीक करेंगी तो ब्लड से आपका एक फ्लूइड निकलने लगता है और पर्दे पे सूजन आने लगती है। पहला तो ये अफेक्ट होता है। दूसरा, जब वो क्लोट बनेगा, ब्लड फ्लो स्लो होगा, तो वो जो क्लोटिंग होगी उसकी वजह से ब्लॉक हो जाएगा, उस एरिया में आपके खून का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो इसे हम इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिक डायबिटिक मैक्यूलोपैथी। इस्कीमिया होने की वजह से नए तरह के और केमिकल निकलते हैं, वेजफ कहते हैं जिन्हें हम, वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, जिनकी वजह से आँख में छोटी छोटी खून की नई रसोली बनने लगती हैं पर्दे के अंदर। अब उनका नुकसान, रोशनी कैसे कम होती है? पहला, अभी जैसे मैंने बताया कि खून की नसें लीक करने लगी हैं तो पर्दे में जहाँ से रोशनी आती है, मैक्यूला पार्ट जो कहते हैं हम, वहाँ पर सूजन आने लगती है। दूसरा पार्ट ब्लॉक होएगा तो नई खून की रसोली बनेगी। खून की रसोली बहुत ही नाजुक होती हैं, कभी भी वो फट सकती हैं। जैसे ही फटेंगी पूरी आँख में क्या भर जाएगा? खून भर जाएगा, और आपको एकदम बैठे बैठे आप एकदम ब्लाइंड हो सकते हैं, आपको दिखना एकदम बंद हो सकता है। पेशेंट हमारे पास एकदम ऐसा था कि आज सुबह में उठा 3 बजे और मुझे दिखना बंद हो गया, और इसी तरह के मरीज सिम्टम्स लेके हमारे पास आते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम सही समय पे पहचान लें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि यदि खून की नस जो आँखों में बहुत बारीक बारीक ये जो ब्लड ले जाने वाली जो है नसें होती हैं, यदि ये डायबिटीज़ के कारण जब फट जाती हैं तो उससे एकदम ब्लाइंडनेस उसको होती है, और वो तभी आपके पास आता है। तो जो अगर उससे पहले यदि वो चेकअप कराता रहे, वही वाली बात आती है कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, और वो यदि आपके पास पहले आ जाता है तो उसको ये समस्या आने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है।
डायबिटिक के पेशेंट्स में जब भी शुगर का असर आँखों पे आता है तो सिम्टम्स उनमें आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला असर जब आता है तो कि ब्लड विजन, धुंधलापन आँखों के आगे आना, फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस, खून के अगर जैसे स्पॉट आए, खून की कहीं नस फटी है तो काले काले धब्बे, फ्लोटर्स कहते हैं, काले काले धब्बे आँख के आगे घूमने अचानक एकदम शुरू हो गए बैठे बैठे आपको। फ्लक्चुएटिंग विजन, अभी आपको कह रहे हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में एकदम दिखना बंद हो गया है। डिस्टोर्टेड विजन, सूजन की वजह से अक्सर आपको टेढ़े मेढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहीं पर पर्दे में ब्लड का स्पॉट आ गया है। डार्क एरियाज इन विजन, तो आपको लगे मुझे ना एक जगह पे बीच में ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। रात को आपको कम दिखाई देने लग गया है। रंगों की पहचान भी आपको कम होने लगी है। दूसरा, आपको इस तरह की सुबह उठे, कभी उठे या दिन में देखा कि मुझे तो एक तरफ का दिखाई देना ही बंद हो गया, आधी आंख से दिखाई दे रहा है, आधी आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका इस्कीमिया हो गया है, नस में खून का प्रवाह बंद हो गया है। तो ये सिम्टम जैसे ही आपके आएँ तो आपको ध्यान रखना है कि तुरंत आप डायबिटिक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और अपनी आँख का इलाज शुरू करवाना शुरू करें। ये नॉर्मल रेटिना की पिक्चर है, हम देख रहे हैं जो सामने कि बीच में सेंटर में ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व वही पार्ट है जो कि आँख में जब पर्दे पे जो भी इमेज बनेगी, उस इमेज को यहाँ से रेटिना से दिमाग तक ले जाना, ब्रेन के उस हिस्से तक ले जाना जो कि उसको आपकी इमेज को रीड करेगा। तो बी सेंट्रल जो पार्ट है जहाँ पर बीच में रेड दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक वाइट पार्ट से आगे वाला, उसे मैक्यूला कहते हैं। यहाँ पर मेनली इमेज बनती है। जो छोटी छोटी नसें हैं, जैसे काज, क्या होता है इनमें, होता क्या है, फोकल डायलेटेशन ऑफ द कैपिलरी वाल, जो खून की नसें वो फूलने लगती हैं। और वहाँ पर क्या है, पेरिसाइट्स, जो खून की नसों की जो दीवारें होती हैं जो उनको मेंटेन रखती हैं ताकि उनसे लीक ना हो, पेरिसाइट्स एक सेल होती हैं, वो अफेक्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम इनकी जांच करते हैं, एंजियोग्राफी एक मशीन द्वारा जांच करते हैं, तो ये हमें नसें लीक करती हुई दिखाई देती हैं इन पे डायबिटिक पेशेंट्स में। दूसरे इफेक्ट क्या हो सकता है, आपको पर्दे पे दिखाई देगा कि छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल ब्लड स्पॉट, कभी एक क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में। ये जो वाइट स्पॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्ड एक्जुडेट्स। ये लिपिड लेयर, इन वेसल से जब भी लीक होता है तो जो लिपिड हमारे अंदर होते हैं वो लीक करने लगते हैं और उनकी रेटिना की डिफरेंट लेयर्स में कलेक्ट होने लगते हैं। हेमरेजेस, लिपिड लेयर्स, हार्ड एक्जुडेट्स, जो मैंने अभी बताया कि वाइट जो स्पॉट्स हैं ये हार्ड एक्जुडेट्स हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साथ साथ में अपने लिपिड प्रोफाइल, हम कहते हैं कि भाई डायबिटिक पेशेंट को हमेशा अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराते रहना चाहिए। अगर आपका लिपिड बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा है कि जो पर्दे का जो बीच का हिस्सा है, जहाँ से रोशनी जहाँ बनती है, उस हिस्से पे अगर सूजन आई तो रोशनी कम होने लगती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डायबिटिक पेशेंट में ये मेन इंपॉर्टेंट कॉज है रोशनी कम होने का। तो डिफरेंट लेयर जो होती हैं आँखों की पर्दे की 10 लेयर होती है, उनमें फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड की जो नसें हैं छोटी छोटी वो लीक करने लगती हैं, और ये फोकल भी हो सकता है कि एक के सेंटर में कहीं पर एक हिस्से पे हो रहा है, या बिल्कुल डिफ्यूज़ का मतलब कि पूरा ही सारी ही नसें लीक हो रही हैं। खाली एक आधी नस लीक नहीं हो रही, सारे ही नसें लीक होने लगी हैं, तब ज़्यादा सूजन पर्दे पे आ जाती है। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसका मैंने अभी बताया कि जब एक तो लीकेज पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, ब्लॉकेज पार्ट। जब आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, तो आपकी नई खून की उस खून को प्रवाह को पूरा करने के, क्योंकि रेटिना कोई भी आँख का हिस्सा या शरीर का कोई भी हिस्सा है, उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए नई खून की नसें बनने लगती हैं। रेटिनल वेस्कुलराइजेशन कहते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन। जैसे अब ये डिस्क जो सफ़ेद पार्ट आप देख रहे हैं, राइट साइड में पार्ट देख रहे हैं, इस पर रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नई वेसल्स बन गई हैं, बड़ी बड़ी नई वेसल्स बन रही हैं। और ये जो वेसल्स कभी भी लीक करेंगी, जब भी ये लीक करेंगी पूरी आँख में एक तरह से खून भर जाएगा। कहीं भी नई वेसल आपके लेंस के आगे आ जाएंगी या आपके पूरी आँख में नई वेसल भुन जाएंगी, जिससे काला मोतिया, न्यू वेस्कुलर ग्लूकोमा हम कहते हैं। काला मोतिया नई खून की नसें बनने की वजह से आँख से पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे आँख का दबाव बढ़ने लगेगा, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। और दबाव बढ़ने की वजह से नस धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट, अब जो खून की नसें आपकी आँख में बन गई हैं, इनका आप ट्रीटमेंट तो करा नहीं रहे हैं, आप अपने आप फॉलोअप कहीं ना डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, कहीं नहीं दिखा रहे हैं, ये खून की नसें सूख जाएंगी और फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस होकर पर्दे को उखाड़ना शुरू कर देंगे, जिसे हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। विट्रस हेमरेज, जैसे मैंने बताया कि आँख में खून आना, जैसे ही खून की नसें पड़ेंगी पूरी आँख में खून भर जाएगा, आपको काले काले स्पॉट्स आएंगे, ज़्यादा अगर खून आ रहा है तो आपको दिखना एकदम बंद हो जाएगा। डायग्नोसिस टेस्टिस, हमें क्या क्या डायग्नोसिस डायबिटिक पेशेंट्स में कराना चाहिए।
तो 3 टेस्ट जो हम मेनली करते हैं, एक तो हमारे क्लिनिक पे जब कोई पेशेंट आता है तो हम अपना स्लिट लैम्प पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और बताते हैं भी डायबिटेड रेटिना पे। दूसरा फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी, जिस तरह से हार्ट की आपने एंजियोग्राफी सुनी होगी, इसी तरह से आँख के पर्दे की भी एक एंजियोग्राफी होती है। प्रोसीजर सेम ही है, उसमें भी हम एक डाई लगाते हैं, फ्लोरोसेंट डाई लगाते हैं, हाथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके फिर हम एक फंडस, हमारे पास कैमरा होता है, उससे हमें उस रेटिना की इमेज करती है। वो डाई पूरे 8 से 10 सेकंड में रेटिना में पहुंच जाती है और खून की नसों को आप वो स्टेन करने लगती है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है। अब आप देखेंगे जहाँ पर रेड येरो है तो ये नई खून की नसें बन गई हैं। येलो येरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ब्लैक स्पॉट आ गए, इसका मतलब इस्कीमिया, वहाँ पर आपको खून ही नहीं पहुँच रहा है क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है। छोटे छोटे आप स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो वो खून की नसें जो फूल गई हैं, माइक्रोनिज्म्स हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होने लगी हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि आप किस स्टेज पे डायबिटिक की आप हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी किस स्टेज पे, और हमें ट्रीटमेंट क्या है आपका। और कलर फंडस फोटोग्राफी की हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो नॉर्मली जो आइडियल है, गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं भी किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है, तो 8 फील्ड कलर फंडस फोटोग्राफ लेते हैं। उसमें हमारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं कि किस किस एरिया में हमें लेने होते हैं, वो हम लेते हैं। उसके अलावा कई बार अगर खून आ गया है आपके आँख में पूरी, तो हमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा, ना फंडस एंजियोग्राफी कर पाएंगे, ना हम देख पाएंगे। तो फिर हम नॉर्मल जैसे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पर्दे की स्थिति क्या है और खून के पीछे क्या चल रहा है आज की तारीख में, वो हमें पता चल जाता है। आजकल जो नई पिछले 7-8 साल में सीटी स्कैन सब कर रहे हैं, अपने चेस्ट का कर रहे हैं, पेट का कर रहे हैं, कि तो रेटिना के लिए भी एक ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, एक तरह का स्कैनिंग मशीन आ गई है कि जो रेटिना की जो 10 लेयर्स हैं, इट्स अ वेरी माइक्रोन में ही स्कैन करती है, 5 माइक्रोन में रिजोल्यूशन है उसका, और वो बहुत स्कैन करती है। तो एक एक लेयर में हम जान सकते हैं कि माइल्ड सी माइल्ड 100 माइक्रोन 1 माइक्रोन में क्या इस रेटिना में की लेयर में चल रहा है। तो वो स्कैनिंग आने की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हमारी डायग्नोसिस में आया है और ट्रीटमेंट करने में भी आया है और पेशेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो डिफरेंट लेयर्स पता चल जाता है कि इसमें, जैसे इस पर्दे में आप देखोगे सेंटर में ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो क्या है, ये फ्लूइड कलेक्शन, पर्दे में फ्लूइड हो गया है, पर्दे में सूजन आ गया, मैक्यूलर एडिमा, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके उस एरिया में सूजन आ जाती है। कलर विजन, हम फिर कलर विजन का असेसमेंट करते हैं, कलर विजन चार्ट्स है हमारे पास, तो वहाँ पर पढ़ा के देखते हैं कि भाई इसको कितना मैक्यूलर एडिमा की वजह से कितना कलर के इसके डिफॉर्मिटी हो चुकी है, वो देखते हैं। अब डायग्नोसिस हमने कर लिया है, हमने ये भी बता दिया कि पैथोलॉजी क्या है, किस तरह से अफेक्ट होता है और डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं। अब मेन पार्ट आता है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट से पहला पार्ट आ गया प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन में यह है कि पहले तो वो डिसीज़ हो ही ना, प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब कि पहले वो डिसीज़ ही ना हो, पहले तो वो करें। उसका उपाय यही है कि सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर कंटिन्यूस। ये नहीं कि भाई 2 महीना, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं प्रॉब्लम क्या है कि इरेगुलर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर करते हैं, आपने 2 महीना ट्रीटमेंट कर ली है। और आजकल एक बहुत इग्नोरेंस और मिसगाइडेंस, अब आप अंग्रेजी मेडिसिन खा रहे हैं तो आप उस देसी वैद्य के पास चले जाइए, आपका कंट्रोल, या उसके पास चले जाइए, तो वो क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं, एक ही से ट्रीटमेंट शुरू करें तो उनका क्या होता है, कभी शुगर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। अगर आप इरेगुलर ब्लड शुगर है तो डायबिटिक से होने वाली जो भी बीमारी है, या हार्ट की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या रेटिना की या आँख की बीमारी है, वो बढ़ जाएगी आपकी, उसकी प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी प्रेवलेंस बढ़ जाएगी। तो सबसे प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने पहले बताया, शुगर की वजह से 2 चीज़ें इकट्ठी इफेक्ट होती हैं, किडनी और आँख का पर्दा, रेटिना जो मैंने बताया। क्यों? क्योंकि दोनों में ही छोटी छोटी वेसल्स हैं, और डायबिटीज़ की चीज़ को अफेक्ट करती है माइक्रोवेस्कुलेचर, माइक्रो एंजियोपैथी ऑफ डिसीज़ है ये। तो किडनी, और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम रेटिना देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पेशेंट को किडनी पे भी इफेक्ट है ना, कुछ शुरू हो गया है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा, आपको अपनी वॉक करनी पड़ेगी, अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना खाना पीना बदलना पड़ेगा। तो रिस्क ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर हम ये प्राइमरी प्रिवेंशन कर लें तो एटलीस्ट डिक्रीज बाय 70%, डिक्रीज हो जाएगा, वो आपको डिसीज ही नहीं हो रही है, प्रोग्रेशन ही आपका घट रहा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि अब आपको, चलो ठीक है कि डायबिटीज़ है आपको, अब आपको कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इधर रहेगा कि कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परसेंट में फिर भी केस आएगा ही, कुछ ना कुछ तो असर आएगा। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल बाद आएगा, कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही, लेकिन कम असर आएगा। अब उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसका एक ही कारण है कि आप स्क्रीन कराते रहें समय समय पर अपनी रेगुलर। जैसे आप शुगर की जाँच करा रहे हैं 3रे महीने में, आप अपने 6 महीने में आप किडनी की जाँच करा रहे हैं,
इसी तरह से पर्दे की जांच हम कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको आँख की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे लगता है मेरे को तो आँख की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं क्यों जांच कराऊँ, 6 to 12 मंथ्स नॉर्मली। अगर आपको लग रहा है कि आपकी शुगर नहीं है तो 1 साल में करा लीजिए, आपको लग रहा है कि मेरी शुगर बहुत पुरानी हो गई और मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ तो 6 महीने में एक बार आप आँख के पास, आप डॉक्टर के पास चले जाइए कि मुझे अपने पर्दे की जाँच करानी है। अवेयरनेस अबाउट रेगुलर आई एग्जामिनेशन के कारण यही कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जो अगर सही समय पे आप जा रहे हैं तो आपको अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो जाएगा। वही मैं बताया, अर्ली ट्रीटमेंट रिड्यूसेस विजुअल लॉस बाय 50%। आपने सही ट्रीटमेंट पे करा लिया समय पे तो 50% चांस है कि आपका विजुअल लॉस होगा ही नहीं है, आपकी आंख में रोशनी ऐसे के ऐसे ही बनी रहेगी। अभी जैसे मैंने बताया कि रिकमेंडेड आई एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भी हैं, लोगों ने बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं। टाइप 1 यंग पेशेंट में है तो 3 to 5 ईयर आफ्टर डायग्नोस्टिक, देन उसके बाद ईयरली कराना है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपके 50 साल से बाद डायबिटीज़ हो रही है तो जैसे ही आपको डायबिटीज़ शुरू हो रही है तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस उसी समय आप एक बार पर्दे की जांच करा लें और उसके बाद साल में एक बार करा लें। फिर जो प्रेगनेंसी होती है तब भी डायबिटीज़ अगर किसी को है तो प्रेगनेंसी में इसका अफेक्ट प्रोग्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि भाई आपको प्रायर टू कंसेप्शन पहले और पहले जो ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जांच करानी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको डिसीज़ हो गई है तो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। पहले आप 6 महीने 12 महीने में करा रहे थे, आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने बताया है कि आँख के पर्दे पे शुगर का असर आ गया है तो उसको 3 महीने में कराने लगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो आपकी बहुत एडवांस स्टेज पहुँच चुकी है, तो उसको हर महीने आप आँख के पर्दे की जाँच कराना शुरू कर दी। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। फर्स्ट प्रिवेंशन की उसको होने से ही रोका जाए, सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि आप उसको स्क्रीनिंग कराते हैं, अर्ली डिटेक्शन। अब टर्सरी प्रिवेंशन क्या आ गया, ट्रीटमेंट पार्ट पे अब हम आ गए हैं कि उसका पर्दे का ट्रीटमेंट करना हमें अब शुरू करना है। पेशेंट आ गया है, उसकी मरीज आँख में शुगर की वजह से बीमारी हो गई है तो उसको हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है। 3 ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला ट्रीटमेंट हमारे पास है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है इंट्राविट्रल इंजेक्शन। इंट्राविट्रल इंजेक्शन मतलब क्या होता है, आँख के जैसे नॉर्मली हम इंजेक्शन लगाते हैं नसों में, हम आँख के कैविटी की तरह है तो उसके अंदर हम इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगते हैं। रेटिना के आगे फ्लूइड है, विट्रस फ्लूइड कहते हैं, तो उसके अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा जो अगर बिल्कुल ही आपकी बीमारी एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, आपको अब लग रहा है कि ना तो हम इंजेक्शन कर पाएंगे ना लेजर करेंगे, तो हम करते हैं रेटिना सर्जरी। एडवांस रेटिना सर्जरी कहते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव सर्जरी है और काफ़ी परफेक्शन से होनी चाहिए और काफ़ी एक्सपर्ट हैंड्स में होनी चाहिए। नोबडी मतलब कि कोई भी एक काफ़ी एक्सपर्ट की ज़रूरत है रेटिना सर्जरी करने के लिए। लेज़र ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, लेज़र ट्रीटमेंट में एक मशीन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं डबल फ्रीक्वेंसी एग लेज़र होता है। जो भी लीकिंग पार्ट है, जो खून की नसें लीक हो रही हैं या खून की नसें जो बनी हुई हैं, उनको हम लेज़र करते हैं। आप देख रहे हैं कि सामने जो वाइट स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेज़र स्पॉट्स हैं। ये करते क्या है, उस लीक को बंद कर देंगे और आपका पूरा ही नसें खून की लीक हो रही हैं, नई रसोली बन रही हैं, तो आँख में खून का फ्लो थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि उन जो नसें हैं खून की, उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए। और जब आप खून का फ्लो कम कर देंगे तो अपने आप ही वो सूखने लग जाती हैं, तो वो बीमारी को हम वहीं पर रोक देते हैं। तो उसमें लेज़र की हम करते हैं एक पहले, अगर नॉर्मल अगर आपकी आँखों में सूजन है, मैक्यूलर एडिमा हम कहते हैं, जिसे एक ही बार लेज़र करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर रसोली बनी हो तो हम 3-4 सीटिंग में लेज़र करते हैं, 7 से 10 दिन के गैप पे बुलाते रहते हैं और उसको लेज़र करते रहते हैं। ये कोई एक ओपीडी प्रोसीजर है, सर्जरी नहीं है। नॉर्मल मशीन पे बैठा के, या इसके लिए आपको कोई अलग से मतलब कि प्रिकॉशन लेनी है या कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा पार्ट जब आपका आता है कि हम कह रहे हैं कि अभी आपका लेज़र कर दिया है लेकिन फिर भी आपकी सूजन ठीक नहीं हो रही है, तो हम दूसरा पार्ट है इंजेक्शन। आँख के अंदर इंजेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ इंजेक्शन कहते हैं इंट्राविट्रल इंजेक्शन हम लगाते हैं, जो भी पिछले 8-9 साल से आ गए हैं और इनका इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये मंथली इंजेक्शन लगते हैं। पहले कुछ जैसे ही हम डिसीज़ स्टार्ट करते हैं, बीमारी स्टार्ट हुई है तो मंथली करते हैं। जैसे जैसे बीमारी को कंट्रोल करते हैं तो फिर इसको हम 3 मंथली इंजेक्शन हम शुरू कर देते हैं। तो रेनिजुमाब और बाविजुमाब इंजेक्शन है, सेम एक ही कंपनी पूरे वर्ल्ड में बना रही है इनको, यानी कि डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। लेकिन मोस्ट जो प्रॉब्लम जो हमारे साथ आ रही है इनकी आज की डेट में डायबिटिक के पेशेंट्स में, कोस्ट की। इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली हैं तो पेशेंट क्या हो रहा है, एडहर नहीं हो पा रहा है। अब कंप्लायंस नहीं है, आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया और फिर आप पेशेंट चले जाते हैं क्योंकि आप कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता पेशेंट को। तो उसमें क्योंकि ये मंथली इंजेक्शन साल में, पहले साल में लगता है कि 6-7 इंजेक्शन लग लें, अगले साल फिर 3-4 हो जाएंगे, तीसरे साल में फिर कम होते रहेंगे। तो उसी के लिए भी गवर्नमेंट भी प्रोग्राम बना रही है और ये भी एक प्लान बन रहा है कि किसी तरह से इन इंजेक्शन्स की कॉस्ट इम्प्रूवमेंट की जाए
ताकि लोग जो लोकल जो कम्युनिटी है उनको अफोर्ड कर सके। इसके लास्ट सर्जरी है पार्स प्लानर विट्रेक्टमी। मैंने बताया कि जब एडवांस स्टेज में आप पहुंच चुके हैं तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मशीन्स द्वारा एक तरह से ये एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, इसमें कोई इस तरह के कोई सूचर वगैरह नहीं लगाते हैं हम। मशीन से एडवांस्ड मशीन आ गई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हम ब्लड साफ़ कर देते हैं। मैंने बताया ना, ब्लड आ जाता है या पर्दा उखड़ जाता है कि नहीं, खून की रसोली बन जाती है, उनको साफ़ करके अंदर ही जाके लेज़र कर देते हैं। और थोड़ा सा सर्जरी करने के बाद इनमें थोड़ा सा टाइम जो आपका पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है वो तकरीबन 1 महीने का होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप सही समय पर ऑपरेशन करा रहे हैं तो आपकी रोशनी को बचाया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि डिफरेंट ये स्टेज हैं, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, और मैं फॉलोअप भी उसी हिसाब से है। माइल्ड है तो आप 12 महीने में दिखाइए, मॉडरेट है तो 6 महीने में, और अगर सीवियर हो रहा है तो आप 2 महीने में आप पर्दे की जांच कराते रहना चाहिए। और मैनेजमेंट में उसी तरह से है, जैसे सीवियर में पीडीआर हो गया है, आप खून आ गया, विट्रस हेमरेज जिसे हम कहते हैं, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्क्रीनिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अभी गवर्नमेंट, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो आज का ध्यान है इस तरफ है, जा रहा है, सभी डायबिटिक जो हम रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, कि इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचाना। तो आज का ये जो ये प्रोग्राम है वो भी उसी का एक हिस्सा है। और हम अपनी तरफ से भी गाँवों में जाके कैंप लगाते हैं। अभी हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग प्रोग्राम, सभी लोग कर रहे हैं। उसमें करते हैं क्या है कि हमने एक वैन बनाई है, उसमें हमने एक फंडस कैमरा लगा दिया है, एक मशीन लगा दी है, और उसके साथ हमने डोल दिया टेलीपैथी का मतलब कि इंटरनेट की वजह से टेलीमेडिसिन जिसे हम कहते हैं। हम वहीं जाते हैं, पेशेंट को बैठाते हैं, पेशेंट की आँख के पर्दे का फ़ोटो खींचते हैं, और हमारे पास से वो रिपोर्ट फ़ोटो मेरे पास आ जाती है क्लिनिक में बैठे बैठे। मैं उसकी रिपोर्ट को तुरंत कह देता हूँ भी हाँ भी इसको डायबिटिक, इसके पर्दे पे शुगर का असर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कह देते हैं दोबारा से हम साल बाद आएंगे या 6 महीने बाद आएंगे, तब दोबारा फ़ोटो लेंगे। अगर है तो उसको हॉस्पिटल बुला लेते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये एक प्रोग्राम डिफरेंट लेवल पे हम चला रहे हैं। हमें कल से डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में हमने काफ़ी आज डिस्कस कर लिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। देखिए, जहाँ तक इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो देखा है और जो महसूस किया है और जो समझा है, इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आपकी हैं। एक तो ये कि चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हों या हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, वो उनको सबसे पहला काम प्रिवेंशन पर ज़्यादा जोर देना है। प्रिवेंशन आपका है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, तो प्रिवेंशन जो हमारा फर्स्ट स्टेज का है, उस पे तो हम अपने आप को सेव करते हैं, तो 70% तक हमारे ठीक रहने के चांस बन जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम ही हमारी बहुत कम हो जाती है। और जो अगर सेकेंडरी पोजीशन हमारी, जैसे कि हम टाइम पे टेस्ट कराते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग होती है, तो उसमें हमारा 50% लॉस जो है वो कम हो जाता है। रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। 50% पे हम सेव अपना कर सकते हैं, यानी बीमारी होने के बाद भी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें ख़ास तौर से हेल्थ वर्कर्स को अवेयरनेस ज़रूर फैलानी चाहिए, देनी चाहिए। और क्योंकि उसके पास में तो ग्रामीण एरिया में ख़ास तौर से और कोई उपाय है नहीं, वो यही कर सकता है कि लोगों को ये चेक करे कि क्या उनको वास्तव में डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ है तो किस स्तर की है, कितने समय से है, और क्या उसको आँखों की समस्या आ रही है। यदि आ रही है तो निश्चित रूप से उसे आई हॉस्पिटल या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास में इमीडिएट रेफ़र कर देना चाहिए। और रेफ़र करते ही समझिए कि उसका एक बहुत बड़ा जो एक दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो उसका काफ़ी कम हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो है, जो फिक्स है, वो पूरी हो जाती है, और पेशेंट को इसका पूरा फ़ायदा मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि आज डॉक्टर देवेंद्र त्यागी जी, जो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपने किस तरह से आइज़ का जो रेटिना है, और उसको जैसे डायबिटीज़ की वजह से जो ख़राब होने की समस्या आती है, ब्लाइंडनेस जो होती है, उससे कैसे हम बच सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी। मैं आप स्टूडियो में आए और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका, दर्शकों का आपने सभी ठीक से इन्फॉर्मेशन दे करके इस बीमारी से निजात देने की पूरी कोशिश की, उसके लिए मैं आपका हर तरह से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।